प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने विद्याकुल परिवार में। यहां पे आपको मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी ऐसी कि टॉपर आपके विश्वास कर सकें, क्वालिटी ऐसी कि टॉपर बनने की स्ट्रैटेजी बताई जाए, एक ऐसा कंटेंट जो आपके ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में काम आए बल्कि आपके आने वाले भविष्य में आपके वे कंटेंट इतना स्ट्रांग तरीके से क्वालिटी के साथ डिलीवर हो रहा हो कि आपको अगर आपने 1 घंटा बैठ करके देख लिया तो वो सारा कुछ आपको जीवन भर याद रहने वाला है। तो प्यारे बच्चे, बस कॉपी पेन निकाल के साथ में बैठ जाइए। आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपका एकदम बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और ये कक्षा 11 की पहली क्लास है। आने वाली क्लासेस बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों साथियों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अगर जब बात होगी क्वालिटी की, जब बात होगी टॉपर बनने की, तो आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पर, इस चैनल के कंटेंट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान में आज हम लोग भौतिक जगत के पहले पार्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या है, वे कौन कौन से टॉपिक हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको पढ़ने हैं, पहला चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, वो सब कुछ जानने वाले हैं। वास्तव में जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो पूरी किताब का एक बेस है। पूरी किताब की हर इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो कक्षा 11 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो, चाहे कक्षा 12 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो, सारे कक्षा 11 और 12 में पूरी फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सबको समावेश करके रखा है हमारा फिजिक्स का क्लास 11th का पहला चैप्टर भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। शुरुआत यहां से होती है कि फिजिक्स क्या है, विज्ञान क्या है, से लेकर के वैज्ञानिक खोजों तक कि बाकी के वैज्ञानिकों ने किस किस टॉपिक पर किस किस चीजों की खोज करी, कौन कौन से वे वैज्ञानिक थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीवी की खोज किसने करी, रेडियो की खोज किसने करी, बेतार कतार संचार की खोज किसने करी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैं आपको वो सारा कुछ बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और क्वालिटी कंटेंट अगर आप भी चाहते हैं तो अपने दोस्त मित्र साथियों को जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे साथी। बात करी जाए कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों एक बहुत ही प्यारी चीज कि भाई सबसे पहले सीखेंगे कि विज्ञान आखिरकार क्या है। अगर हम देखेंगे तो हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिरकार विज्ञान होता क्या है ना, क्योंकि हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें विज्ञान के अंतर्गत। तो विज्ञान क्या है हम ये जानेंगे सबसे पहले, फिर जानेंगे विज्ञान के आखिरकार उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमारा कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, हम कुछ निश्चित चीजें जानना, समझना या पाना चाहते हैं। तो विज्ञान पढ़ के हमें वो क्या क्या चीजें हैं समझ डेवलप होगी, वे क्या क्या चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें आज पता चलने वाला है। विज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी वे शाखाएं हैं जो हमें पढ़नी है, और उन शाखाओं का फिजिक्स के साथ, भौतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, ये भी देखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग सीखेंगे भौतिक विज्ञान का जीव विज्ञान से क्या संबंध है, भौतिक विज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, भौतिक विज्ञान का गणित से क्या संबंध है, भौतिक विज्ञान का समाज से क्या संबंध है। ये सारा कुछ भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के क्लास में। साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत हैं, जैसे कि कूलम ने निकाला था 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, न्यूटन ने निकाला था 2 द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला बल। इन सारे वैज्ञानिक नियमों को और सिद्धांतों को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बल हैं, कौन कौन से संरक्षण वाले नियम हैं, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ये सब चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। और साथ ही साथ वैज्ञानिक विधियां भी सीखने वाले हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज करी है, ये सारा कुछ आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं प्यारे बच्चे। मतलब इस चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहना है आपको, और क्वालिटी कंटेंट बात आएगी तो आपको याद आएगा ये चैनल, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, क्लास 11th पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज साइंस, कि आखिरकार विज्ञान क्या है,
आपके पास भी प्रश्न होता होगा, आपने भी सोचा होगा कभी ना कभी, कक्षा 8 में सोचा होगा, 9 में सोचा होगा। नहीं सोचा है तो सोचिए, 1 मिनट मेरे साथ बैठ के मैं आपको आज फील कराऊंगा कि आखिरकार विज्ञान क्या है, क्यों है, क्या जरूरत पड़ी थी। ये सब कुछ आज मैं आपको फील कराने वाला हूं पूरी तरीके से। बात आई कि आखिरकार विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वी और ज्ञान। वी का अर्थ क्या है, विशिष्ट, माने कुछ स्पेशल था, कुछ अलग सा। ज्ञान तो आप जान ही रहे हैं, दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आज तुमने कितना खाना खाया, है ना, आज जो है कहां घूमने गए, आज कौन से कपड़ा पहने हो, ये सारा जो ज्ञान हम लेते हैं दुनिया भर में एक दूसरे से, दोस्तों से बात करके, और हालचाल कैसा है, ये सारे ज्ञान को क्या हम विशिष्ट ज्ञान बोलेंगे? नहीं, इन्हें हम विशिष्ट ज्ञान नहीं बोलेंगे, है ना। तो जो विशिष्ट ज्ञान है हम उसे ही क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो बात क्या आती है कि अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वैज्ञानिक रूप से इसकी परिभाषा क्या बनती है, वैज्ञानिक रूप से परिभाषा बनती है कि प्रकृति यानी कि नेचर, आसपास जो चीजें हो रही हैं, सूरज उदय हो रहा है, चंद्रमा निकला है, तारे निकले हैं, नदियां बह रही हैं, चिड़िया चहचहा रही है, आसपास की प्रकृति जो भी है आपकी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षण, क्रम से प्रेक्षण करना, ध्यान से देखना कि प्रकृति में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं किस वजह से हो रही हैं, वो चीजें निकालना, जानना। अगली घटना कब होगी, जैसे कई बार लोग निकालते नहीं है कि आज जो है, जैसे इस बार कुंभ मेला हुआ था तो कुंभ मेला में क्या कहा गया था कि भैया 144 साल बाद आया है और फिर 144 साल बाद आएगा। तो प्रकृति में ये घटनाएं हो रही है ना कि महाकुंभ जो है 144 साल बाद आ रहा है। तो ये क्रमबद्ध प्रेक्षण ही तो है, क्रम से लिखा ही तो गया है ना कहीं कि अगला 144 साल बाद आएगा, फिर 12 साल में एक कुंभ आता है, फिर 144 साल बाद, फिर 12 कुंभों के बाद एक महाकुंभ बनेगा। प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सबका क्रमबद्ध प्रेक्षण। एक तारा आज दिख गया तो अगला तारा जो है ये वाला कब देखेगा, 10 साल बाद देखेगा फिर से। कई बार ऐसा आपने सुना होगा, एक स्पेशल कैटेगरी का कोई तारा आसमान में दिख जाता है। तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में, उन सबका क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन लिखते हुए, क्रम से, पहले ये फिर ये फिर, क्रमबद्ध ऑब्जर्वेशन। सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान, ऐसे फालतू का ज्ञान नहीं भैया, सुसंगत तर्क। भाई एक तर्क लगा करके कि इसके पीछे का वजह क्या है, कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, तर्कों के साथ प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान। कि आप कोई प्रयोग करके चेक करो कि हाँ अगर ये घटना हो रही है, कुछ चेंज कर दें तो क्या ये घटना फिर से होगी। प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, इससे जो आपको ज्ञान प्राप्त हो, इस ज्ञान को ही हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट ज्ञान बोलेंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। तो ये होता है प्यारे बच्चे, व्हाट इज साइंस का जब आंसर करने को आए तो आप ये आंसर करोगे कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, विज्ञान कहते हैं। प्यारे साथी, बात करें कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं में क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे सूर्य हमारा उदय हो रहा हो, गर्मी ठंडी ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी आती है फिर ठंडी आ जाती है, फिर गर्मी आती है फिर ठंडी आ जाती है, फिर बरसात हो जाता है, गर्मी ठंडी बरसात ये क्रम चलता जाता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। ये क्यों हो रही हैं प्रकृति में, ये घटनाएं क्यों हो रही, इन सब के पीछे का लॉजिक जानने का काम। हमारा दिन हो रहा है, रात हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है। तो ये प्राकृतिक घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन सब का क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्कों के आधार पर नोट करना हर चीज, इनके पीछे का कारण जानना, ठीक है। तो ये सब कुछ, फूल उदय हो रहा है, विकास हो रहा है, तो विकास क्यों हो रहा है किसी भी चीज में, फूल पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। ये सब प्राकृतिक घटनाएं जितने भी हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं और प्राकृतिक घटनाएं क्या हो रही है, भाई देख रहे हो, सूरज का उदय हो रहा है, झरने गिर रहे हैं। झरने कहां से आ रहे हैं, झरने गिर क्यों रहे हैं, नदियां कैसे बन रही हैं, घाटियां कैसे बन रही हैं। प्रकृति में जितनी भी चीजें हो रही हैं
माउंटेन कैसे फॉर्म हो गया, पहाड़ कैसे बन गए भाई, घाटियां कैसे बन गई, इस सब चीजों के पीछे का वजह जानना क्या कहलाता है, विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। इसी को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं उन सारी घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं, ज्वालामुखी फटना। कई बार आप देखे होंगे कि ज्वालामुखी फटती है, तो ज्वालामुखी फटता है तो इसके पीछे का वजह क्या है भाई, पृथ्वी के अंदर की कुछ हलचलें होती हैं जिसकी वजह से ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। तो ये सारी घटनाओं के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, कहलाएगा हमारा विज्ञान। अगर हम बात करें कि विज्ञान की शाखाएं क्या हैं, तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए ना साथी, अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसकी दो शाखाएं निकल के आती हैं। भौतिकी विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस कहा जाता है, जिसमें आपका भौतिकी आता है, गणित आता है, रसायन आता है, भूगोल विज्ञान। तो पहला कौन सा है, भौतिकीय विज्ञान, जिसमें भौतिक, गणित, रसायन, भूगोल विज्ञान। भूगोल विज्ञान यानी ज्योग्राफी। बाकी तीन तो शायद आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये तीन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये हो गया हमारा ज्योग्राफी। ये सारा कुछ आता है भौतिकीय विज्ञान में। और फिर आता है हमारा जैव विज्ञान। जैव विज्ञान मतलब बायोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आपका जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आपने सुना होगा जूलॉजी और बॉटनी, है ना, तो ये इसमें आ जाता है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। तो दो पार्ट विज्ञान की शाखाओं की अगर हम मोटा मोटा शाखाएं बांटे तो इस प्रकार से हम दो शाखाएं बांट सकते हैं। पहले में आ जाएगा आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, और दूसरा आ जाएगा हमारा जैव विज्ञान, जो कि हमारा आ जाता है जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का पार्ट। ठीक है, इतनी बातें सब बच्चे समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है सर, विज्ञान तो बता दिया आपने, हमें तो फिजिक्स पढ़नी है। ये बताइए कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। जब हम भौतिकी की बात करते हैं तो भौतिकी में पुरानी कुछ परिभाषाएं हैं भौतिकी की और कुछ नई परिभाषाएं हैं भौतिकी की। तो भौतिकी को डिफाइन कुछ पुरानी परिभाषा और नई परिभाषाओं की मदद से किया जाता है। पुरानी परिभाषाएं क्या कहती हैं, अगर बात करी जाए पुरानी परिभाषा की, तो ये परिभाषा है 1850 ईस्वी या 1800 ईस्वी के बहुत पहले की बात। और 1800 से लेकर के अब तक 2025-26 तक जो चल रहा है समय, इस समय की जो परिभाषाएं बनी हैं, क्योंकि 1800 ईस्वी के बाद बहुत सारी नई नई खोजें हुई, बहुत सारे नए नए हथियार बने, हेलीकॉप्टर बनी, टीवी बनी, इंटरनेट बना, बहुत सारा कुछ। सब कुछ किसके बाद हुआ, 1850-1900 ईस्वी के बाद ही तो सारी कुछ क्रांति आई। सेमीकंडक्टर बना, अर्धचालक बना, जिसकी वजह से मोबाइल फोन बने, बहुत कुछ, टीवी, फ्रिज, एसी, सब अभी तो बने हैं 100 साल के अंदर अंदर। लेकिन क्या 100 साल के पहले लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे। अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन हमारे, आपको पता है कितने साल पुराने थे? सन 1650 ईस्वी के आसपास न्यूटन हुआ करते थे। तो तब भी तो न्यूटन ने बहुत सारी फिजिक्स में खोजें करी ना। तो उन्होंने फिजिक्स में जो परिभाषाएं दी, उनके टाइम पे जो परिभाषाएं चल रही थी, और बाद में फिजिक्स की जो परिभाषाएं बनी, मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। ठीक है, आधुनिक परिभाषा और प्राचीन परिभाषा, दोनों परिभाषाएं बताने वाला हूं। देखिए, अगर प्राचीन परिभाषा की बात करी जाए कि शुरुआत में परिभाषा क्या थी, तो शुरुआत में तो फिजिक्स वही था कि भौतिकी जो है ना, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है। आपने अभी तो देखा ना, विज्ञान की ब्रांच ही तो है, और भी बहुत सारे ब्रांच है विज्ञान के। गणित है, विज्ञान में आपका रसायन भी आ जाता है, विज्ञान में आपका भूगोल विज्ञान भी आ जाता है, विज्ञान में आपका वनस्पति विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है। तो जो भौतिकी है ना, फिजिक्स है, वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करने वाला क्या है? फिजिक्स है। प्रकृति में कोई भी घटना आपके आसपास घट रही हो, जैसे आप अगर रोड पे चलते हो तो आप देखते हो कि भाई गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, तो आप देखो गाड़ी के पहिए का घर्षण है। गाड़ी चल रही है तो किस चाल से चल रही है, गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, हर चीज में तो फिजिक्स है। गाड़ी अगर मुड़ रही है तो मुड़ने पर कितने एंगल पर मुड़ी, मुड़ते समय भी घर्षण लगेगा टायर और पहिए के बीच में, बंकन होगा, बहुत कुछ है जो आप इस कक्षा 11 में सीखने वाले हो। यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कंटेंट को पढ़ के आप नीट भी क्वालिफाई कर लोगे। ये बात का मेरा विश्वास रखिए कि अगर आपने यहां पर कक्षा 11 में मन लगा के पढ़ लिया
तो आपका कोई भी एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर पाओ, इस बात की गारंटी है प्यारे बच्चे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे बिहार के सबसे बेस्ट टीचर इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं भाई, फिजिक्स कहते हैं। ये पुरानी परिभाषा थी कि भाई प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो भी अध्ययन होगा सब फिजिक्स के अंतर्गत हो। नई परिभाषा क्या निकल के आई? जो नई परिभाषा निकली उसने कहा कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है फिजिक्स जिसमें क्या होता है? द्रव्य, मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ मैटर एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है और एनर्जी मैटर में कैसे चेंज हो रही है, ऊर्जा द्रव्य में कैसे बदल रही है, द्रव्य ऊर्जा में कैसे बदल रहा है, इन दोनों के बीच अंतरक्रिया, इंटरैक्शंस कैसा है इन दोनों का, इन दोनों की अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य कैसे ऊर्जा में, अंतरक्रिया मींस क्या होता है? द्रव्य कैसे ऊर्जा में बदल रहा है, ऊर्जा कैसे द्रव्य में बदल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंतरक्रियाएं। द्रव्य का ऊर्जा के साथ अंतरक्रिया कैसी हो रही है, ऊर्जा का द्रव्य के साथ अंतरक्रिया कैसी। ये आधुनिक परिभाषा है जो सन 1850 के बाद में यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में ये परिभाषा निकल के आती है, क्लासिकल फिजिक्स में ये परिभाषा निकल के आती है। तो दो प्रकार की फिजिक्स आपने देख ली इस तरीके से भाई, क्लासिकल ऊपर हो गई और मॉडर्न फिजिक्स नीचे हो गई। ये मॉडर्न फिजिक्स की परिभाषा है। आपको मैंने बता दिया मॉडर्न फिजिक्स कब से पढ़ी जाती है भाई? 1850 ईस्वी के लगभग बाद से, या आप कह सकते हैं कि 1850 से 1900 ईस्वी के आसपास का जो टाइम पीरियड था। वास्तव में इस समय बहुत से नई नई खोजें चालू हो गई थी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की खोजें हो रही थी, लगभग हो चुकी थी। और बात करें तो आइंस्टीन का जन्म हो चुका था और आइंस्टीन ने पूरी थ्योरी लगभग प्रकाशित कर ही रहे थे 1900 के ईस्वी के आसपास। E बराबर mc² की एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने इक्वेशन भी दिया था। ये सारा कुछ हम अभी आगे देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मास को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कि भौतिकी जो है ना विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में, यानी कि इन दोनों का अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखेंगे तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि द्रव्य आखिरकार क्या है। आप भी सोचोगे, मैं भी सोचूंगा कि आखिरकार द्रव्य होता क्या है भाई। आपने ये कहा द्रव्य का ऊर्जा में, ऊर्जा का द्रव्य में, लेकिन द्रव्य है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजेंगे कि आखिरकार द्रव्य क्या है। प्रकृति में उपस्थित हर वह चीज जो अपने अंदर द्रव्यमान रखती है, जैसे ये पेन है, इस पेन का अपना कुछ द्रव्यमान भी होगा, इस तरह कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो पेन क्या है प्यारे बच्चे? हर वो चीज प्रकृति में जो अपने अंदर क्या रखती है? द्रव्यमान रखती है और साथ ही साथ जगह घेरती है। इसको रखोगे तो कुछ जगह तो घेरेगा ना, इसका द्रव्यमान भी है और इसको रखने पर ये कुछ जगह भी घेर रहा है, ठीक है। और कहता है कि उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी, पृथ्वी, हवा, पानी, मोबाइल, मिट्टी, ये सब क्या है? ये सारा कुछ द्रव्य ही तो है। हर चीज, आप भी तो एक द्रव्य ही हो, मैं भी तो एक द्रव्य ही हूं। ये ब्लैक बोर्ड एक द्रव्य है, ये पेन एक द्रव्य है, ये स्वेटर एक द्रव्य है जिसमें द्रव्यमान है और जो जगह घेरती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप एक चीज और कह सकते हैं जिसे हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। मतलब कान से, नाक से, आंख से, ये सारी जो है चीजों से हम उसको क्या कर सके? अनुभव कर सके, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे लकड़ी है, देख सकते हो आप, बिल्कुल देख सकते हो, है ना, जगह भी घेरती है, द्रव्यमान भी है। पृथ्वी, हवा, पानी, मोबाइल, मिट्टी, ये सब क्या है? द्रव्य है। द्रव्य के अगर आप पार्ट ऐसे जानना चाहते हो कि द्रव्य के कितने हिस्से होते हैं, तो द्रव्य के आप जानते हो कि कितने हिस्से होते हैं भैया। पहला हिस्सा क्या है? ठोस। दूसरा क्या है? द्रव यानी लिक्विड। और तीसरा क्या है? गैस। तो तीन चीजें हो गई, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और गैस यानी तो गैस होता है।
तो 3 प्रकार से हम द्रव्य को बांट सकते हैं। अगर इसमें आप कोई एक मान लीजिए बर्फ लेते हैं, एक ऐसी चीज जो तीनों में पाई जाती है, तो वो हमारा पानी है प्यारे बच्चे। पानी, पानी के साथ ऐसा सीन है ना प्यारे बच्चे कि अगर आप पानी को ठंडा कर दोगे तो पानी बन जाएगी किसमें? पानी बन जाएगी हमारी द्रव में। पानी को आप अगर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए तो वो बन जाएगी बर्फ में। बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए तो बर्फ में। थोड़ा सा उसे गर्म कर दिए तो पानी बन जाएगा, और ज़्यादा गर्म कर दिए तो क्या बन जाएगा? वो भाप बन जाएगा। तो पानी ऐसी चीज़ है, लिक्विड ऐसी चीज़ है कि वो तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठोस में पाई जाती हैं और उन्हें गर्म करने पर वो सीधा किस में बदल जाती हैं? गैस में बदल जाती हैं। जैसे कपूर हो गया, इस क्रिया को सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं और वो सीधा ठोस से किस में बदल जाए? गैसियस स्टेट में बदल जाए, गैसीय अवस्था में चली जाए। जैसे कपूर है आपके सामने एग्जाम्पल, कपूर को आप गर्म करते हो तो वो द्रव में नहीं आता, वो सीधा किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। अगर आप इसको भी गर्म करोगे, पेन को भी गर्म करोगे, तो पहले ये द्रव में आएगी, पहले ये इसका जो प्लास्टिक है वो चूने लग जाएगा, तो ये द्रव में आएगा ना, फिर उसके बाद ये गैस में बदलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले ठोस से सीधा ही भाप में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है? मैटर के अंतर्गत आता है, द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो आप उम्मीद करता हूं कि द्रव्य समझ चुके हैं कि द्रव्य आखिरकार क्या होता है। वे सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जो द्रव्यमान रखती हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पृथ्वी, हवा, पानी, मोबाइल, ये सब क्या है? द्रव्य है। उदाहरण है, आप देख लीजिए कि कितने सारे उदाहरण भी मैंने दे दिए, आपको बता भी दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा। क्योंकि आपको रिलेशन नई वाली मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार तो द्रव्य और ऊर्जा में पढ़ना है ना जी, तो अगला तो आपको यही देखना होगा कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा, ऊर्जा को हम डिफाइन करते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पिंड के कार्य करने की क्षमता के हिसाब से, कि कोई भी पिंड कितना कार्य कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई पिंड है, हम ये देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान ही हम ले लेते हैं पिंड के रूप में, हम एक व्यक्ति को ही मान लेते हैं, एक इंसान को मान लेते हैं। कल्पना करिए एक इंसान की, आपके दोस्त की कल्पना करिए। तो अगर कोई इंसान है प्यारे बच्चे, तो वो इंसान क्या करता है? अगर आप इसे 4 दिन तक खाना नहीं दोगे, 4 दिन तक खाना नहीं दोगे, तो इसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी। या फिर कोई इंसान जो अभी बिल्कुल इसका पेट उठ भरा है, इसका स्वास्थ्य वास्थ्य सब सही है, इसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी, या जो 4 दिन से खाना नहीं खाया बेचारा, उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी? बताइए। तो आप कहोगे सर जो 4 दिन से खाना नहीं खाया है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होगी। वो कहेगा भाई पहले खाना दे दो, बाद में हमसे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ है कि कार्य करने की क्षमता ना होने का अर्थ है कि इसमें ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है। अगर इसमें ऊर्जा होती तो कार्य करने की क्षमता होती, और कार्य करने की क्षमता नहीं है, यानी कि इसके अंदर ऊर्जा का कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए ये कार्य नहीं कर रहा। हर वो चीज जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है कुछ ना कुछ, तो हम उसमें कहते हैं भाई इसमें ऊर्जा है। बात समझ में आ रहा है? तो ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कार्य करने की क्षमता से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर ये इंसान को अगर कोई काम दिया जाए, भैया इसका पेट वोट खूब बढ़िया भरा है, स्वास्थ्य सब सही है, तो ये दौड़ भाग के काम करेगा, हर चीज में खुश है। अगर ये तो दौड़ भाग के कोई भी काम दे दोगे तुरंत करेगा। कहो तो पढ़ो बैठ के पढ़ता रहेगा 3-3, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे, है ना? मेहनत करेगा, मेंटली भी सही है, सब कुछ सही है, फिजिकली भी सही है, खाना भी मिल रहा है प्रॉपर टाइम पे, मेहनत भी खूब करेगा। तो इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और इसकी कार्य करने की क्षमता नहीं है, यानी कि मतलब इसमें ऊर्जा नहीं है। अब आप समझ पा रहे हैं कि किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को ही उस पिंड की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बस सिंपल है लॉजिक, क्लियर है लॉजिक। ठीक है, अब इसको व्यक्ति से ही मत समझिए, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से मत समझिए कि भाई व्यक्ति की ही ऊर्जा होती है बस, बाकी चीजों की नहीं होती। अगर हम कोई स्प्रिंग को खींचते भी है ना, तो खींचने में आप कुछ कार्य करते हो, आप कुछ कार्य करते हो किसी भी चीज में, तो आपकी ऊर्जा खत्म होती है और उस पिंड में चली जाती है। जैसे सर उदाहरण और बताइए। जैसे मान लीजिए आपने एक धनुष लगा करके बाण खींचा, धनुष में बाण लगा करके ऐसे खींचा, तो आपने कुछ कार्य किया। इस कार्य को करने में आपकी ऊर्जा नष्ट हुई, आपकी जो ऊर्जा नष्ट हुई वो धनुष में चली गई,
और धनुष में चली गई तो अब धनुष की जो एरो है, जो बाण है, वो कितनी दूर जाएगी? वो आपके ऊर्जा से जा रही है, जो आपने कार्य किया। क्या धनुष और बाण ऐसे रखे रहते अपने आप तो चल जाते? नहीं चल पाते। उन्हें आपने कार्य किया, आपकी ऊर्जा नष्ट हुई, वो ऊर्जा ने ही उस बाण को ऊर्जा दी और वो बाण उसी ऊर्जा को लेकर के गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई और गतिज ऊर्जा के साथ बाण आगे बढ़ गई। इसी हिसाब से अगर मैं इस पेन को यहां पे ले जाकर के छोड़ दूं तो यहां पे पकड़े रहने में मैं कुछ कार्य कर रहा हूं ना। यहां पे मैं इसको पकड़ा हुआ हूं, अपने आप तो ये नहीं ऊपर आ जाएगी। मैं इसको ऊपर ऐसे ले गया हूं, मैंने कुछ कार्य किया है इस पे। इसको ऊपर ले जाने में जो मैं कार्य करूंगा, जब ये नीचे की तरफ आएगी, देखो कुछ ऊर्जा लेकर के आएगी। ये इसमें कुछ ऊर्जा थी, जब ये नीचे कुछ आ रही थी तो इसमें कुछ ऊर्जा थी। वो ऊर्जा कौन सी थी? गतिज ऊर्जा थी। वो गतिज ऊर्जा लेकर के नीचे आ रही थी। बात समझ में आ रहा है? उसमें गतिज ऊर्जा थी। जब भी कोई बॉडी गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तभी तो बंदूक आती है, चलती हुई, तेजी से चलती हुई गोली आपके अगर कहीं लग जाए, नहीं लगनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए तेजी से चलती हुई गोली कहीं आकर के कहीं पे भी लग जाती है, दीवार पे लग जाती है, तो दीवार पे छेद हो जाता है। क्यों हो जाता है दीवार पे छेद? इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। चलती हुई गोली में बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए क्या होता है? छेद हो जाता है ना? बात समझ में आई? बस इतनी सी बात है। तो हमने ऊर्जा को अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे कि फिजिक्स में आखिरकार कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं फिजिक्स में जो हम पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो आप पढ़ सकते हो? अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, सभी को क्लियर दिख रहा है? हाँ सर क्लियर तो दिख रहा है। चलिए, तो अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं फिर फिजिक्स में कौन कौन से पार्ट हैं। फिजिक्स में बात करी जाए प्यारे बच्चे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है। मैंने दो फिजिक्स आपको बता ही दिए, और इन दोनों फिजिक्स में मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो क्लासिकल वाली है वो 1850 के पहले वाली फिजिक्स है, मॉडर्न वाली 1850 के बाद वाली फिजिक्स है, जब आइंस्टीन वगैरह अस्तित्व में आ गए थे, जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड ये सब आ गए थे अस्तित्व में, तब की है। अच्छा, अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स में आता है हमारा मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। पहले के लोग यांत्रिकी पढ़ा करते थे। ऑप्टिक्स यानी कि जो हमारा प्रकाशिकी, ठीक है, ये यांत्रिकी हो गया, ये प्रकाशिकी हो गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय, विद्युत भी और चुंबक भी, ये सब पहले से लोग पढ़ते आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि नया नया कुछ सीखे थे, सिलेबस में नहीं आया था, ये सब पहले से लोग पढ़ते आ रहे थे। यांत्रिकी, ऊर्जा के बारे में सब कुछ पहले से पढ़ते आ रहे थे। स्प्रिंग के बारे में काम हो रहा था, डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है, लोलक कैसे काम करता है, ये सब कुछ पहले से लोग पढ़ते आ रहे थे। क्लासिकल में था, मैकेनिक्स में था, ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में सीखा उन्होंने। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबक, पहले से ही पढ़ते आ रहे थे सब लोग। ऑर्स्टेड थे पहले से ही थे, बायोसेवर्ट पहले से ही थे, कूलम बहुत पहले से थे, 1750 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1785 में कूलम आ गए थे, ठीक है ना। तो विद्युत और चुंबक का खेल पहले से ही चल रहा था सब कुछ, ठीक है। तो ये सब क्लासिकल में आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी भी पहले से ही थी। ये सब पहले से ही अस्तित्व में थे, लोग इन्हीं को पढ़ते थे, मानते थे फिजिक्स के अंतर्गत। बाद में फिजिक्स में क्या ऐड हुआ? 1850 ईस्वी के बाद मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स आई, आणविक भौतिकी आई, अणु और परमाणु अस्तित्व में आए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे अस्तित्व में आए। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिक अस्तित्व में आ गया, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल अस्तित्व में आ गया, बंधन ऊर्जा अस्तित्व में आ गई, बहुत सारी चीजें अस्तित्व में आई। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी आई, क्वांटम यानी कि छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स अस्तित्व में आए। अब छोटे छोटे बनने लगे, चिप्स बनने लगे, कंप्यूटर सेट बनने लगे, कंप्यूटर में छोटे छोटे चिप्स लगने लगे, ये सब चीजें आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा का पूरा सेमी कंडक्टर आ गया अस्तित्व में। सेमी कंडक्टर जिसमें आपका मोबाइल बनने लग गया, कीपैड बनने लग गया, कीपैड के बाद और भी दुनिया भर के मोबाइल है, वो सारा कुछ इसके अंतर्गत, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सब कुछ बनने लग गया। ये सब कुछ सब मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं भौतिकी और गणित में संबंध। अब हम सीखेंगे भौतिकी और गणित में क्या संबंध है। कई बच्चे पूछते हैं सर भौतिकी अलग है, गणित अलग है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। नहीं प्यारे बच्चे, बहुत ही गहरा रिलेशन है दोनों में। अच्छा, तो अब बायो वाले बुरा मान जाएंगे कहीं ना कहीं, सर बायोलॉजी में भी तो संबंध होना चाहिए। सब कुछ लाया हूं, फिजिक्स का बायोलॉजी से भी संबंध है, फिजिक्स का केमिस्ट्री से भी संबंध है, फिजिक्स का समाज से भी संबंध है, क्या क्या है सब कुछ जानते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि गणित से इसका क्या संबंध है, गणित से क्या रिलेशन है प्यारे बच्चे। गणित से अगर देखा जाए तो भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है, मतलब जो है सो है, यथार्थ है, फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। जो है सो है, फिक्स विज्ञान है, जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और मापते हैं, देखते हैं कितना है कितना नहीं है, सब कुछ इस पे आधारित है। भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गणित है तभी भौतिकी है, तो गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी है भौतिकी के, अगर आप नियम सिद्धांत सबको समझना चाहते हैं तो। गणित के बिना भौतिक संसार का प्रसार हो पाना कठिन है। अगर आप गणित कहीं ना कहीं नहीं सीखते हैं और गणित आपको बिल्कुल नहीं आती, तो फिजिक्स में आप करते क्या हो? प्रयोग और मापन ही तो करते हो। प्रयोग कर लोगे बट मापोगे कैसे? नंबर्स में कैसे लिखोगे, कैसे गणनाएं करोगे, कैसे नई नई चीजें सीखोगे, कैलकुलेशन डेरिवेशन कैसे करोगे? तो भौतिकी संसार का प्रसार हो पाना कठिन है गणित के बिना। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित, अलजेब्रा, अवकलन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, इंटीग्रेशन आदि का उपयोग करके भौतिक की मूल समीकरणों की बहुत सी बातें ज्ञात की जाती हैं। भौतिकी में, फिजिक्स में भी तो डेरिवेशन होते हैं, ये सारे कैसे करिएगा? अगर आपको त्रिकोणमिति आती है, आपको बायोलॉजी आती है, मतलब आपको बीजगणित आता है, अवकलन आता है, ये सब बायोलॉजी में गलती से निकल गया, बीजगणित। अगर आपको बीजगणित आता है, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, तो आप बहुत सी समीकरणें, बहुत सी बातें सीख सकते हो, जान सकते हो फिजिक्स की। इसके साथ साथ बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह आदि गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, कोई भी चीज अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो प्रॉपर कैलकुलेशन, सही तरीके से गणना करी जाती है कि भाई कितनी ऊंचाई पर ले जाना है, कब छोड़ना है, कब गिरना है, तो ये सब का प्रॉपर गणना होता है प्यारे बच्चे। गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है, साथ साथ मिला के देन है। और बात करी जाए, गणित ना भौतिकी की एक भाषा है। क्या कहा जाता है अंत में? ये सारी कुछ देखते हुए कहा गया कि जो गणित है वास्तव में वो भौतिकी की क्या है? एक भाषा है। ठीक है जी, ये कहा जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भौतिकी और रसायन में क्या संबंध है? अब आगे देखते हैं कि भौतिकी और रसायन में आखिरकार क्या संबंध है। मैथ में तो देख लिया आप सभी ने, अब देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर बात करें केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की। जो परमाणु संरचना की खोज हुई, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने पता लगाया कि परमाणु के अंदर क्या क्या था। थॉमसन मॉडल आपने पढ़ा होगा, उससे पहले आया था थॉमसन मॉडल। ये सब कौन थे? जे थॉमसन कौन थे? अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो जे थॉमसन एक फिजिक्स के वैज्ञानिक हुआ करते हैं, ना कि केमिस्ट्री के। लेकिन इन्होंने खोज क्या किया? इन्होंने खोज किया परमाणु का, इन्होंने खोज किया एटम, इन्होंने खोज किया इलेक्ट्रॉन, इन्होंने खोज किया प्रोटॉन, नाभिक, ये सब चीजें खोज कर डाली। बाकी सारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जे थॉमसन और चैडविक, बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर के इन्होंने बारी बारी से नाभ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की खोज करते गए। ये सारे वास्तव में क्या थे? फिजिक्स के साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिजिक्स के पढ़े हुए टीचर्स हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की। परमाणु संरचना के अध्ययन से आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था, आवर्त सारणी किस पे आधारित है? अगर आप देखोगे तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पे ही तो आधारित है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। अगर प्रोटॉनों की खोज ना हुई होती कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, तो क्या हम आवर्त सारणी बना पाते? क्या हम परमाणु क्रमांक बना पाते? नहीं बना पाते। तो आवर्त सारणी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिजिक्स के साइंटिस्टों की देन है, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटॉन की खोज करी, प्रोटॉन कितने होते हैं एक परमाणु में उसकी खोज करी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संयोजकता की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। रासायनिक बंध को सही ढंग से समझा जा सका। रासायनिक बंध आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत संयोजी बंध आपने पढ़ा होगा, सहसंयोजी बंध पढ़ा होगा। ये सारा कुछ जो है बाद में पता चला। पहले पता चला कि भाई प्रोटॉन होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, किसी भी परमाणु के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ किससे पता चला भाई? किसने खोज किया था? एक तरीके से फिजिक्स के साइंटिस्टों ने ही खोज किया था। एक्स किरणें, न्यूट्रॉन का विवर्तन, चुंबकीय अनुनाद भौतिकी की देन है। इन विधियों के प्रयोग से जटिल रासायनिक संरचना जैसे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आदि को आसानी से समझा जा सकता है। न्यूक्लिक अम्ल,
न्यूक्लिक अम्ल में स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लिक अम्ल जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 मतलब क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आपको न्यूक्लिक अम्ल देखने को मिलेगा, कई सारी रिएक्शंस में इस्तेमाल हो रहा होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल आदि का जो संरचना है कि कैसी होगी, ये सब कौन बता रहा था? ये सब कुछ एक्स किरणें और न्यूट्रॉन के विवर्तन से ही तो पता चला था। और एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। वो सारे एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चे, ठीक है, जिन्होंने केमिस्ट्री में इतना अहम योगदान निभाया। रेडियो एक्टिविटी वास्तव में एक ऐसी चीज है कि यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, कई सारे ऐसे प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं जिनसे कुछ किरणें स्वतः ही निकलती रहती है, अपने आप ही उत्सर्जित होती रहती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है और ये पूरे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं और ये पूरी घटना रेडियो एक्टिविता कहलाती है। प्यारे बच्चे, अगर बात करी जाए तो रेडियो एक्टिविता जो होती है भौतिकी की ही देन है, फिजिक्स की ही देन है। इसका अध्ययन कर पदार्थ के अति सूक्ष्मताओं का भी पता लगाया जा सकता है। ये सारा कुछ हमें पता चलता है कि फिजिक्स का कितना महत्वपूर्ण छाप था केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, भौतिकी का जीव विज्ञान में क्या संबंध है? जीव विज्ञान से तो भाई भर भर के संबंध है। क्या संबंध है सर जीव विज्ञान से? जीव विज्ञान से आप एक तरीके से कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि अगर भौतिकी ना होती प्यारे बच्चे तो जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली सूक्ष्मदर्शी ना होती। आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, माइक्रोस्कोप पढ़ते कहां पे हो? माइक्रोस्कोप पढ़ते हो आप फिजिक्स में चैप्टर 9 क्लास 12, जिसमें आप किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र में आप सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ोगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस सब सूक्ष्मदर्शियों की खोज किसने करी थी? जिससे आप इन्हीं सूक्ष्मदर्शियों की सहायता से तो जीव वैज्ञानिक देख पाते हैं, वायरस को, बैक्टीरिया को, ये सब देख पाए क्योंकि फिजिक्स के साइंटिस्टों ने इनकी खोज करी। तो जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली सूक्ष्मदर्शी भौतिकी की ही देन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसकी सहायता से क्या करते हैं? कोशिका की संरचना, कि कोशिका कैसी होगी, कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कोशिका डैमेज कौन सी है, कौन सी सही है, ठीक है, इन सब को आसानी से समझा जा सका किसकी सहायता से? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसकी खोज किसने करी? फिजिक्स के साइंटिस्टों ने करी। एक्स किरणों की सहायता से शरीर के किसी भी स्थान पर टूटी हुई हड्डी का पता लगाया जा सकता है। आपने सुना होगा एक्सरे के बारे में। एक्सरे क्या होता है प्यारे बच्चे? एक्सरे मतलब कि जब आप कहीं हड्डी उड्डी टूट जाती है या मोच आ जाती है तो हम क्या कराते हैं? एक्सरे करा के चेक करते हैं कि भाई देखिए कहीं हड्डी टूटी तो नहीं है। उसमें हम लोग एक एक्सरेज जो है किस बॉडी पर डालते हैं, तो बॉडी पर डालने पर उस जगह पर जहां हड्डी होती है वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है, परछाई बन जाती है, बाकी मांस आदि को पार कर जाती है एक्स किरणें, तो वहां पे परछाई नहीं बनती। तो एक्स रेस की सहायता से शरीर की किसी भी स्थान पर टूटी हड्डी का पता लगाया जा सकता है और साथ ही साथ इन किरणों का उपयोग कैंसर जैसी भयानक रोग के उपचार में भी किया जाता है। और इसकी खोज किसने करी थी? एक फिजिक्स के साइंटिस्ट ने करी थी। अगर यही ना होते, खोज ही ना किए होते फिजिक्स के साइंटिस्ट, तो बायोलॉजी में हम इनका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे होते? डॉक्टर इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे होते? मुश्किल तो होता। जब जीवाणु और फंजाई पर विकिरण डाला जाता है, देखिए विकिरण, जीवाणु और फंजाई पर अगर विकिरण डाला जाता है तो नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसका प्रयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, एंजाइम और विटामिन बनाने में होता है। और ये सब चीज आप कर पाते हो जब आपके पास क्या होगा? विकिरण होगा, रेडिएशन होगा। अगर रेडिएशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप जीवाणु और फंजाई पर डाल करके एंटीबायोटिक बनाओगे? एंटीबायोटिक नहीं बना पाओगे। इसके लिए विकिरण होना चाहिए। और विकिरण कहाँ से मिलता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आप पढ़ने वाले हो बहुत सारे विकिरणों के बारे में, जिसमें आप गामा विकिरणों के बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे रेडियो विकिरण के बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एक्स विकिरण के बारे में पढ़ोगे, एक्सरेज के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी 7 प्रकार की किरणें हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो विकिरण डाला जाता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस नए पदार्थ को प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, विटामिन बनाने में भी उपयोग होता है ये सारा चीज। आजकल पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड की सहायता से शरीर के अंदर के कई जटिल भागों का और बीमारियों का पता लगाया जाता है। पराध्वनि यानी कि क्या? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी खोज किसने करी थी? सारा कुछ फिजिक्स में पढ़ाते हो आप। जब आप पढ़ोगे तरंग चैप्टर 15वां पाठ कक्षा 11 का, तो उसमें आपको पराश्रव्य ध्वनि यानी पराध्वनि के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको 15वें पाठ में, जब आप तरंगे पाठ पढ़ोगे तब, ठीक है।
इसकी सहायता से शरीर के अंदर के कई भागों की जटिल बीमारियों का पता लगाया जाता है। ये सारा कुछ आपको फिजिक्स में ही देखने को मिलता है। अब बात आती है कि फिजिक्स का समाज में, हमारा जो समाज है, इस समाज में क्या संबंध है। भाई समाज में भी तो कुछ देन होगी फिजिक्स की। क्या देन है हमारे इस मानव समाज को फिजिक्स की? फिजिक्स ना होती तो हमारा मानव समाज कितना पिछड़ा होता। आप मुझे जिस मोबाइल में देख रहे हैं, इस मोबाइल में कहीं ना कहीं देख ना पाते। इंटरनेट ना होता, टीवी ना होती, मोबाइल ना होता, फ्रिज ना होता, पंखा ना होता, बिजली ना होती। ये सब खोज किसने करी? ये सब खोज कहीं ना कहीं फिजिक्स के साइंटिस्टों ने करी। ठीक है, तो रेडियो एवं टेलीविजन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली क्रियाकलापों को किसी भी क्षण सुना या देखा जा सकता है। ये सब कुछ किसकी सहायता से पॉसिबल हुआ? फिजिक्स के वैज्ञानिकों की सहायता से पॉसिबल हुआ। प्यारे बच्चे, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि की सहायता से दूरस्थ स्थान जो बहुत दूर हैं, उन स्थानों पर भी हम आसानी से क्या कर सके? संपर्क कर सके और उन तक पहुंच सके, उनकी समस्याएं जान सके, दुख जान सके। अब तो लोग अंटार्कटिका तक में रह रहे हैं। अगर आपको पता ना हो तो अंटार्कटिका, जहां पूरा बर्फ से युक्त है देश, वहां पे भी लोग रह रहे हैं। कुछ लोग वहां पे भी रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं? क्योंकि उनका पूरा कनेक्शन बिल्ट है बाहर के देश से। कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो बाहर के लोग पहुंच जाएंगे उन्हें बचाने। तो वो अब महसूस कर पाते हैं कि पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हैं, अलग नहीं हैं। हर जगह इंटरनेट पहुंचना आसान हो गया है। अब तो इंटरनेट आसमान से पहुंच रहा है, आपको टावर की जरूरत नहीं पड़ रही है। एलन मस्क भाई साहब ने पूरा हाई स्पीड इंटरनेट बना दिया है। वो सैटेलाइट के थ्रू कहीं पर भी आप विश्व में रहिए, पहुंचा दिया जाएगा इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में शुद्धता पूर्वक की जा सकती हैं। आपको पता है कंप्यूटर की खोज किसने करी थी? भाई फिजिक्स के साइंटिस्टों ने ही तो कंप्यूटर बनाया था, है ना जी। आगे देखें तो रोबोट को ऐसे स्थान पे भेजकर काम लिया जा सकता है जहां पर मनुष्य पहुंचकर दुष्कर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अब तो मिलिट्री में भी रोबोट शामिल हो रहे हैं। ड्रोन्स बन रहे हैं, ड्रोन जो परमाणु बम तक उठा करके एक जगह दूसरे जगह ले जा सकते हैं, परमाणु हथियार तक एक जगह दूसरे जगह उठा कर ले जा सकते हैं। ऐसे ऐसे ड्रोन बन रहे हैं जो ड्रोन मिसाइल से हमला कर देते हैं। ऐसे ऐसे रोबोट बन रहे हैं। अब इंसान भी लड़ने की जरूरत नहीं है, रोबोट ही भेज दीजिए बॉर्डर पर, रोबोट लड़के आएगा। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें प्रक्रिया में हैं। ये सब कुछ फिजिक्स की ही तो देन है जो हमारे समाज को है। कि अगर इंसान वार में लड़ता है, युद्ध में लड़ता है, तो इंसानी जान जाती है, लोग मरते हैं, इंसानी जान कीमती है। इन सब को बचाने के लिए रोबोट्स बनाए गए, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपकी जगह ले सकते हैं। और अगर रोबोट मरेगा तो फिर उससे कोई दुख भी नहीं होगा, बशर्ते इंसानी जान ज्यादा कीमती है ना। तो इंसान ने इस चीज के लिए कुछ नए नए उपयोग किए, नई नई चीजें आ रही हैं, अभी भी इतनी आ रही हैं, अभी और आगे आएंगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई आ गया है, अभी और भी चीजें आती रहेंगी समाज में। हो सकता है आने वाले 10 सालों में ऐसी ऐसी चीजें आ जाए जिसका आज हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, जो आज हमने सोचा भी नहीं है। सन 1650 ईस्वी में क्या न्यूटन ने सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग मोबाइल पर चला रहे होंगे और न्यूटन को देख रहे होंगे फोटोज? कभी नहीं सोचा होगा न्यूटन ने एआई के बारे में, सोच भी ना पाते न्यूटन एआई के बारे में। न्यूटन ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा चीज बनेगा कि लोग हवाई जहाज में उड़ेंगे, मोबाइल से एक दूसरे से बातें कर पाएंगे, इंटरनेट चला रहे होंगे। कभी नहीं सोचा होगा कि लोग यूट्यूब पे ऐसे पढ़ रहे होंगे, आप हमें ऐसे देख रहे होंगे, कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन वो सब चीजें हो रही हैं। तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आज हम सोच भी ना पा रहे हों, ये भी संभावनाएं हैं। ठीक है, गुरुत्वीय बल के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार गुरुत्वीय बल क्या होता है। प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान है। गुरुत्वीय बल वास्तव में प्रकृति में कोई भी दो चीजों के बीच में कार्य करने वाला एक बल है। जैसे मान लीजिए ये पेन है और एक मैं हूं, ये पेन है और ये एक मैं हूं, दो लोग हैं यहाँ पे, कोई और तीसरा तो है नहीं, दो लोग को हम मान लेते हैं, पेन और मैं। पेन का कुछ एक निश्चित द्रव्यमान है, मेरा भी एक निश्चित द्रव्यमान है, मेरे और पेन के बीच में एक निश्चित दूरी भी है। तो हम दोनों के बीच में एक बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा प्यारे बच्चे? एक बल लग रहा होगा। और उस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। प्रकृति में विभिन्न पिंडों, मतलब अलग अलग पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं।
सारे पिंडों के बीच कार्य कर रहा है। अच्छा, तो कई बच्चे प्रश्न पूछेंगे, सर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी मम्मी बगल में बैठी है, मेरे और मेरे मम्मी के बीच में भी एक बल कार्य कर रहा है, या मेरे और मेरे भाई के बीच में भी एक बल कार्य कर रहा है? हाँ, कार्य कर रहा है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा बल है, इसलिए आपको अनुभव नहीं हो रहा कि वो बल कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा। बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा कार्य कर रहा है। इस पेन और मेरे बीच भी कार्य कर रहा है वो बल, लेकिन ये इतना हल्का बल है कि हम इसके विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं, पेन को उठा के इधर उधर रख सकते हैं, हमें वो अनुभव नहीं होता, लेकिन बल तो लग रहा है। हर दो बॉडी के बीच में एक बल लग रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा। सर दिखाई कैसे पड़ता है सर? फिर ये क्या दिखाई पड़ता भी है या कभी दिखाई ही नहीं पड़ता? पड़ता है दिखाई। जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाती है, जैसे अगर मैं बात करूं कि सूरज और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, भाई कितना बड़ा सूरज है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये बल काफी प्रबल है, काफी ज्यादा लगता है। इसी वजह से तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि इनका द्रव्यमान ज्यादा है। जब जब बहुत ज्यादा द्रव्यमान होगा दो पिंडों के बीच में, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमें देखने को मिलेगा उन बॉडीज के बीच में। और जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे बात क्या हो रही है? प्रकृति में विभिन्न पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखिए, मान लीजिए यहां पर एक पिंड है, उसका द्रव्यमान है m1, दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान है m2। भाई दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं ना, पॉसिबल है। एक 30 किलो का है, एक 40 किलो का हो, एक 3000 किलो का हो, एक 4000 किलो का हो, पॉसिबल है। तो दो अलग अलग पिंड हैं, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है, दोनों की कुछ निश्चित दूरी भी है, दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r। तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा उस बल को क्या बोलेंगे? उस बल को बोलेंगे गुरुत्वीय बल। कितना लग रहा होगा वो बल? तो कहते हैं भाई ये जो बल लग रहा होगा ना, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, दोनों का द्रव्यमान कितना कितना है, पहले का द्रव्यमान दूसरे का द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, इसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा पिंडों का, उतना ज्यादा बल लगेगा। जितना कम द्रव्यमान होगा दोनों पिंडों का, उतना कम बल लगेगा इनके बीच। तो दो पिंडों के बीच में जो बल कार्य करेगा वास्तव में उनके द्रव्यमानों पर निर्भर कर रहा है। और किस पे निर्भर करता है? इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम पर। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इनके बीच की दूरी को बढ़ाइएगा, इनके बीच की दूरी बढ़ाइएगा तो इनके बीच कम बल लगेगा, दूरी कम करिएगा तो बल ज्यादा लगेगा। ये होता है प्यारे बच्चे। तो यहां से इन्हीं दोनों समीकरण, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से एक तीसरा समीकरण बनता है जो कहता है कि m1 m2 अपॉन में क्या बनेगा, नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब बराबर करते हैं तो एक नियतांक प्राप्त होता है, कांस्टेंट मिलता है। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैपिटल G से दिखाते हैं, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और ये कैपिटल G पता है क्या है? ये कैपिटल G को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चे। इसका एक फिक्स मान है, इसका एक फिक्स मान है। वो कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका एक फिक्स मान है प्यारे बच्चे। और दो पिंडों के बीच में कुछ भी रख दो आप, माध्यम पे निर्भर नहीं करेगा। दो पिंडों का ताप बदल दो, दो पिंडों का दाब बदल दो, इनके बीच में ताप दाब अवस्था परिवर्तन, वस्तु डाल दो, पदार्थ डाल दो, इनके बीच बल इतना ही लगेगा। इनके बीच बल का फॉर्मूला यही होगा, चाहे इनके बीच में आप दाब डाल दो, ताप डाल दो, माध्यम डाल दो, कुछ भी डाल दो, इनके बीच बल का मान यही रहने वाला है। इसीलिए इसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि इसका मान G का मान चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वीय बल। इसे आप और डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर गुरुत्वाकर्षण है उसके अंतर्गत आप इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं कि भाई इसकी क्या विशेषता है इस नियम की, तो ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि जो बल है ना वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ने पर बल घटेगा, और पास पास आ जाएंगे दो पिंड तो ज्यादा बल लगेगा, दूर दूर चले जाएंगे तो कम बल लगेगा। इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। आगे बात करें, यह सदैव आकर्षण बल होता है, माने ये सदैव आकर्षित करेगा दो वस्तुओं को। कभी दो वस्तुओं के बीच में ऐसा बल नहीं लगेगा कि एक दूसरे को धक्का मार रही हो, ऐसा कभी बल नहीं लगेगा। बात समझे आप? ठीक है, तो ये हमेशा कैसी प्रकृति का है? आकर्षण प्रकृति का है। इस बल का परास बहुत अधिक होता है, मतलब ये नहीं है कि वस्तु यहां बैठी है पास पास है तभी इनके बीच बल लगेगा, बहुत दूर दूर होगी वस्तु तब भी इनके बीच बल लगेगा, ऐसा नहीं है। कम लगेगा, दूर होने पर कम बल लगेगा, लेकिन अगर इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो ज्यादा बल लगेगा। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, बहुत दूर दूर स्थित है, लेकिन इनका द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि बल ये फील कर रहे हैं आपस में, गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में बहुत ज्यादा प्रबल लग रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आगे देखिए, ये केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स होता है, अर्थात दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब अगर एक पिंड यहां पे है, दूसरा पिंड यहां पे है, इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करेगा, यानी ये इसको खींचेगा तो इसी डायरेक्शन में खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो इसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ खींचेगा। मिलाने वाली रेखा की दिशा में ये बल कार्य करता है। बात समझ में आया? ये इसको अगर खींचेगा तो इसी मिलाने वाली रेखा में खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो इसी मिलाने वाली रेखा में अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? ये बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप डिटेल से समझ पाओगे। संरक्षी बल का तात्पर्य होता है कि भाई कोई भी एक बॉडी को अगर दूसरी बॉडी दूसरी जगह ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था ये हो गई, अंतिम अवस्था ये हो गई। तो ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर जब बल निर्भर करता है, बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करता, तो हम इसे कहते हैं संरक्षी। जब किसी बल या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कि पथ कैसा है, तो ऐसे बलों को हम संरक्षी बल कहते हैं। और यह बल कैसा होता है? संरक्षी बल के अंतर्गत आता है। इसे आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संरक्षी बल, इसको मैं और ज्यादा डिटेल में कार्य ऊर्जा जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो उसके अंतर्गत आपको फिर से संरक्षी बल को मैं समझाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सर? वास्तव में यहां पर विद्युत और चुंबक दो चीजें, शब्द, दो बातें इस्तेमाल करी गई हैं। क्या क्या सर? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल, या दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अगर दो चुंबक कभी आप पास पास रखते हो, मान लो यहां पे एक चुंबक रखा है, यहां पे एक चुंबक रखा है, तो आप देखोगे कि दोनों चुंबक एक दूसरे की तरफ आते हैं, या तो दोनों चुंबक एक दूसरे को धक्का मारते हैं। दो सिचुएशन होती है। चुंबक ना सिर्फ आकर्षण करते हैं बल्कि प्रतिकर्षण भी करते हैं। आपने कभी ये देखा है? दो चुंबक को पास पास रख के देखिएगा, वो एक साइड से तो पास पास खींच रहे होंगे, पलट के रख दीजिएगा ऐसे तो वो दूर दूर भाग जाएंगे। अगर एक साइड से आपने रखा है, पास पास ऐसे खींच रहे हैं, इसको पलट के ऐसे रख दीजिएगा, देखिएगा ये दूर दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल के पास है तो फिर ये दोनों आकर्षण करेंगे। लेकिन अगर वहीं एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल के पास नहीं, नॉर्थ पोल के पास रखा हो, तो ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, दूर दूर भागेंगे एक दूसरे के। ठीक है, आगे क्या कहता है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला। आवेशित वस्तुएं कैसे होंगी सर? आवेशित वस्तुएं ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक स्वेटर किसी ने पहन रखा है, और एक गुब्बारा लीजिए फुला करके, गुब्बारे को स्वेटर पर ऐसे रगड़िए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि अगर आप गुब्बारे को यहां रख देंगे तब भी वो उड़ करके स्वेटर के पास चिपक जाएगा। यहां पर रख देंगे गुब्बारा, उड़ करके ऐसे अपने स्वेटर पर चुका है। ऐसे इसको सब छोड़िए, बचपन में आते हैं। बचपन में आपने कभी कंघा निकाला होगा और कंघे निकाल करके ऐसे बाल पे रगड़ा होगा। मेरे तो बाल अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आप कभी भी अपने बाल पर ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद सूखे बालों पर रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे पीस लीजिएगा, तो छोटे छोटे पीसेस को ये क्या करने लगेगा? अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। कागज के छोटे छोटे पीसेस को क्या करेगा? कंघा अपनी तरफ क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। तो ये सब चीजें आपने बचपन में कभी ना कभी तो प्रयोग किया ही होगा। ये वैद्युत बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? वैद्युत बल कहलाता है, जो कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। जो आप कंघे को अपने बाल से रगड़ते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ये वस्तु आवेशित हो जाती है, और कागज इसके तुलना में धनावेशित होता है।
तो ये ऋणावेशित है, कागज धनावेशित है। जब इसको पास में लाते हैं तो यहाँ पे आकर्षण देखने को मिलता है, छोटे छोटे पीस आकर्षित हो जाते हैं कागज की तरफ, कंघे की तरफ, कागज के छोटे छोटे पीस आकर्षित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो स्थिर विद्युत बल भी आपने समझ लिया, चुंबकीय बल भी समझ लिया। स्थिर विद्युत बल को चैप्टर 1 फिजिक्स में क्लास 12 में, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में आप बहुत ही डिटेल से पढ़ोगे। स्थिर विद्युतिकी एक पार्ट है चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसमें आप स्थिर विद्युत बल को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से और डिटेलिंग में पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए चुंबक के बारे में भी आप क्लास 12th में जब आप 5वें चैप्टर पे आओगे, चौथे चैप्टर पे आओगे, चौथा चैप्टर आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व है फिजिक्स में क्लास 12 में, वहां पे आप सीखोगे इसके बारे में और ज्यादा। जब चुंबक के बारे में और जानना होगा तो चुंबक के बीच कौन कौन से बल लगते हैं, कैसा बल लगता है, जब आवेश गति करता है तो कैसा बल लगता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये सारा कुछ आप कक्षा 12 में सीखने वाले हो चौथे पाठ के अंतर्गत। तो अभी बिल्कुल परेशान मत होना, ये सब अभी हमें बस जानना है थोड़ा थोड़ा करके, इसको डिटेल में तो पूरे साल ही हमें पढ़ना है। मैंने शुरू में बताया था ना, ये पाठ घबराने के लिए नहीं है, ये पाठ आपको सिर्फ बताता है कि आपकी पूरी फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी देता है। ये पाठ इतना ही है, बाकी पढ़ोगे इसकी हर एक चीज को पूरे साल, आप हर एक चीज को क्लास 11th और 12th में मिला करके पढ़ते ही जाओगे डीप में खूब। ठीक है, चलिए अगर एनसीईआरटी को देखें तो नई एनसीईआरटी ने भौतिक जगत को हटा दिया अपने सिलेबस से, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये हुआ करता था। बिहार बोर्ड ने नहीं हटाया, तो बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान से सुन लें, भौतिक जगत पहला पाठ है आपका। ठीक है, यह बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी चुंबक के बीच में लगने वाला बल कहें या आवेशों के बीच लगने वाले बल कहें, ये दोनों जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी दूरी बढ़ने पर ये दोनों बल भी क्या होते हैं, घटते हैं, और पास पास लाओगे तो बल बढ़ जाएगा। ठीक है, यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण देखा था तो गुरुत्वाकर्षण तो भाई सिर्फ और सिर्फ कैसा था, आकर्षण प्रकृति का था, लेकिन विद्युत बल और चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, याद रखिएगा। यह दीर्घ परास बल है, ज्यादा दूरियों तक काम कर सकता है। ठीक है, यह केंद्रीय बल है, माने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में कार्य करता है, दिशा में कार्य करता है, मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है, अभी आपको पीछे बताया। यह भी एक संरक्षी बल है, माने प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़े तो आगे आता है बाबू प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कई बार आपने देखा होगा या शायद आपने पढ़ा हो कि जो धनावेश और धनावेश होते हैं ना, धनावेश धनावेश, इनके बीच में प्यारे बच्चे लगता है प्रतिकर्षण बल। ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं। क्या करते हैं, अगर एक धनावेश है दूसरा भी धनावेश है, पास पास रख दिया जाए तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं प्यारे बच्चे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हीलियम ले लें या लिथियम ले लें या बेरिलियम ले लें, बोरॉन प्रोटॉन, कोई मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, तो इसके अंदर नाभिक के अंदर इसके हाइड्रोजन को छोड़ देता है, हाइड्रोजन में चलो एक ही प्रोटॉन होगा, हीलियम में तो 2 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। अगर एक नाभिक के अंदर लिथियम की बात करें तो लिथियम में कितने प्रोटॉन हैं, 3 प्रोटॉन हैं प्यारे बच्चे, 3 प्रोटॉन हैं। फिर ये नाभिक कैसे अस्तित्व में है, इस नाभिक को क्या अस्तित्व में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर अस्तित्व में, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई ये प्रोटॉन इसको धक्का मार रहा होगा, ये प्रोटॉन इसको धक्का मार रहा होगा, फिर ये नाभिक के अंदर कैसे बंधे हुए हैं, फिर तो ये नाभिक के अंदर बंधे ही नहीं होने चाहिए। क्या आपने ये कभी सोचा है, नाभिक का अस्तित्व कैसे संभव हो पाया? अगर 2 प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल हो रहा है तो नाभिक का अस्तित्व कैसे संभव है? कैसे लिथियम के अंदर 3 नाभिक, लिथियम के एक नाभिक में 3 प्रोटॉन बैठे हुए हैं साथ साथ? कौन सा ऐसा बल है जो इन सबको बांध के रखा हुआ है? उस बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक ऐसा बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों को बांध के रखता है, उन्हें जाने नहीं देता है। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है।
बांधे रखता है प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को आपस में, ठीक है। यह बल इतना प्रबल होता है कि वह प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण के बावजूद न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। इनके बीच प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन फिर भी ये नाभिकीय बल ने इन प्रोटॉनों को नाभिक के अंदर बांध के रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर और दूसरा उदाहरण लीजिए, हीलियम का उदाहरण ले लीजिए, तो हीलियम में क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 2 होता है। परमाणु क्रमांक 2 होने का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होंगे इसके नाभिक में। अगर इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में क्या प्रतिकर्षण नहीं लग रहा? लग रहा है। फिर भी ये 2 प्रोटॉन नाभिक को छोड़ के भाग क्यों नहीं रहे? क्योंकि इन पर एक नाभिकीय बल भी लग रहा है जो इनको नाभिक के अंदर बांध करके रखा हुआ है। प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है। ये बल आकर्षण बल होता है। ये बल अल्पपरास बल है, यानी छोटी दूरियों का बल है। 10 की घाते -15 मीटर कोटि। भाई ये कैसे डिसाइड हुआ? ये नाभिक की त्रिज्या है प्यारे बच्चों। नाभिक के अंदर ही तो लगेगा ये बल, नाभिक के बाहर थोड़ी ना लगेगा। नाभिक की त्रिज्या के अंदर ही तो लगेगा ना बल। तो नाभिक की त्रिज्या हम कितनी मानते हैं? 10 की घाते -15 मीटर कोटि की मानते हैं। और अगर एटम यानी परमाणु की त्रिज्या की बात की जाए तो 10 की घाते -10 मीटर कोटि का एक परमाणु की त्रिज्या, मतलब एक परमाणु की त्रिज्या होती है, ठीक है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। ये भी देखिए, बाकी के 2 बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते थे कि दूरी बढ़ने पर बल घट जाता था। यह बल पालन नहीं करता है। यह केंद्रीय बल नहीं है, मिलाने वाली रेखा की दिशा उशा में नहीं काम करता। यह संरक्षी बल भी नहीं है। तो आपको ये चीजें जाननी होंगी, ठीक है। कभी पूछ ले तो आपको पास पता होना चाहिए। अब बारी आती है संरक्षण नियमों के बारे में। कुछ संरक्षण नियम है। संरक्षण नियम क्या होता है प्यारे बच्चे? कंजर्वेशन रूल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कंजर्वेशन रूल का मतलब है कि चीजें संरक्षित हैं, कभी चेंज नहीं होंगी, कभी बदलेंगी नहीं, फिक्स हैं, जीवन में कभी बदल नहीं सकती। तो ये चीजें बात समझे। जैसे अगर मैं कहूं आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है का मतलब है आवेश सिर्फ एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाएगा, ना तो कभी नष्ट हो सकता है ना कभी उत्पन्न हो सकता है। भाई अमर है, अजर है। जब हम संरक्षण नियम की बात करेंगे तो हम उसी अमर और अजरपन की बात करेंगे। हम बात कर रहे होंगे कि भाई वो चीज क्या है, कभी बदल नहीं सकती, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण नियम का, फिर कोणीय संवेग संरक्षण नियम का, ऊर्जा संरक्षण नियम का और आवेश संरक्षण नियम का। 4 संरक्षण नियम है। और यकीन मानिए अगर आपको ये संरक्षण नियम बिल्कुल भी समझ में ना आए, अभी ना आए, आज की क्लास में ना आए, तो घबरा मत जाना। मैं फिर से कहूंगा, क्यों सर नहीं घबराने की बात है? इसलिए नहीं घबराने की बात है क्योंकि इसी चीज को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ये सब कुछ आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में है। रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ये चीज और ऊर्जा संरक्षण, ये तीनों जो है आपके कक्षा 11 में है। और ये जो हमारा आवेश संरक्षण नियम है ये कक्षा 12 में है। आने वाले चैप्टर में आपको ये सब मिलेंगे, सब यहीं मिलेगा। पहले चैप्टर में ये सब का क्या है, थोड़ा थोड़ा सा रोल है कि बस जानकारी ले लीजिए। डिटेल में तो हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर भाई ये संरक्षण नियम होते क्या। सबसे पहला है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उदाहरण से समझिएगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या है भाई? जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। इससे गोली दागने के पहले बंदूक और गोली विरामावस्था में होते हैं और उसका रेखीय संवेग 0 होता है। मैं आपको कुल मिला के बात समझाता हूं, रेखीय संवेग है क्या मैं बताता हूं। देखो ध्यान सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनना। मान लो एक बंदूक लिया और गोली ली। जब गोली आगे की तरफ जाती है तो आपने कभी देखा होगा, छोटा बच्चा अगर बंदूक चला लेना तो उसको पीछे की तरफ बहुत चोट लग जाए, उसका हो सकता है हाथ टूट जाए। इसलिए जब बड़े लोग बंदूक चलाते हैं ना, कैसे पकड़ के कस के चलाते हैं। क्यों कस के चलाते हैं बंदूक? क्योंकि जब गोली आगे की तरफ जाती है ना तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। तो जब ये आप सोच रहे होगे कि सर गोली आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ झटका लग रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? न्यूटन का तीसरा नियम शायद आपने पढ़ा हो, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया हुई, गोली आगे की तरफ गई और बंदूक पीछे की तरफ हटी, तो क्रिया और प्रतिक्रिया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे संवेग भी संरक्षित हुआ। संवेग संरक्षण कैसे हुआ?
संवेग संरक्षण इसलिए हुआ क्योंकि गोली का द्रव्यमान बहुत कम था, इसलिए गोली का वेग बहुत ज्यादा था। संवेग पता है क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो अगर किसी का द्रव्यमान कम होगा तो उसका वेग बहुत ज्यादा होगा, जबकि गोली के मुकाबले बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो बंदूक धीरे वेग से पीछे की तरफ हटी। बंदूक धीरे वेग से पीछे की तरफ हटी। बंदूक तो उतनी तेजी से पीछे नहीं भागी जितनी तेजी से गोली भागी थी। क्रिया प्रतिक्रिया हुई ना, लेकिन आपने क्या क्रिया प्रतिक्रिया में यह नोटिस किया कि गोली तो बहुत तेजी से आगे भागी, बंदूक तो उतनी तेजी से पीछे नहीं भागी थी। बंदूक का वेट काफी ज्यादा था, मास काफी, द्रव्यमान काफी ज्यादा था, इसलिए बंदूक धीरे वेग से पीछे की तरफ भागी। गोली का द्रव्यमान कम था, इसलिए ज्यादा वेग से गोली आगे की तरफ भागी। और इस दौरान दोनों का संवेग संरक्षण रहा। एक का द्रव्यमान कम तो वेग ज्यादा, एक का द्रव्यमान ज्यादा तो वेग कम। इस तरीके से दोनों का जो संवेग रहा वो संरक्षित रहा, बराबर रहा। तो आप समझ पाए संवेग संरक्षण क्या होता है? समझ पाए? कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही गया, थोड़ा बहुत हो गया आइडिया। यही है संवेग संरक्षण। देखिए, अतः उसका रेखीय संवेग शून्य होता है। गोली दागने पर गोली तेजी से आगे की ओर जाती है और बंदूक ऐसे वेग से पीछे की ओर हटती है कि उसका कुल रेखीय संवेग पुनः शून्य हो जाए। रेखीय संवेग कुल मिला के शून्य है। जितनी तेजी से गोली आगे, बंदूक उतनी ही स्पीड से पीछे नहीं जा पाती, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण होना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम को ये भाई साहब बहुत तेजी से आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे ही कोई इंसान इस तरीके से गोल गोल टेबल पे घूम रहा होगा, गोल गोल चीजों पर घूम रहा होगा, जैसे मान लीजिए अगर वो अपने हाथों को फैला के घूम रहा है तो इसकी स्पीड धीमे होगी, उसकी स्पीड धीमे होगी। लेकिन जैसे वो अपने हाथों को पास ला लेगा तो उसकी स्पीड अचानक से तेज हो जाएगी। घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। अगर वो अपने हाथों को पास ला लेगा, अपने सीने के पास ला लेगा, तो उसकी स्पीड नाचने की क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। वो तेज तेज नाचने लगेगा। लेकिन अगर वो अपने हाथों को फैला लेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? धीमे हो जाएगी। इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो, किसी भी प्रकार से बाहर से कोई बल आघूर्ण ना लग रहा हो, तो उसका जो कोणीय संवेग रहता है वो नियत रहता है। कोणीय संवेग वगैरह सब कुछ हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से समझते चलेंगे, तो घबराना मत बिल्कुल भी। अभी बस ऐसे ही एग्जाम्पल से देख लो, चीजों को समझेंगे बहुत डिटेल से, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या होता है सर? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सब फिक्स हैं, नियत हैं। ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ये है नियम। मतलब सर समझ में नहीं आया? मतलब ये है कि जब विद्युत शक्ति जनित्र में बांध के पानी को अधिक ऊंचाई से गिराकर उसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कभी आपने देखा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि एक बाल्टी पानी भर के ले गए छत पे, एक बाल्टी पानी भर के आप छत पे उठा के ले जाओ, तो क्या बाल्टी भर के पानी को छत पे उठा के ले जाने में आपने कुछ कार्य किया? कुछ कार्य करते हो कि बाल्टी पानी अपने आप छत पे पहुंच जाता है? अपने आप तो नहीं जाता। आप बाल्टी भर के पानी को छत पे ले जाते हो तो कुछ कार्य करते हो। हाँ सर, कुछ कार्य करते हैं। इस कार्य करने में आपने अपनी ऊर्जा खर्च करी ना? हाँ सर, मैंने ऊर्जा खर्च करी। तो जो मैंने ऊर्जा खर्च करी है, कार्य किया, मेरी ऊर्जा खर्च हुई, वो ऊर्जा वास्तव में उस बाल्टी के अंदर स्टोर हो गई, बाल्टी के अंदर चली गई। अब उस बाल्टी के अंदर आ गई स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि बाल्टी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, तो बाल्टी के अंदर क्या जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। और ये स्थितिज ऊर्जा कहां से आई है? आप उठा के ले गए हो बाल्टी को छत पे, तो आपने कुछ कार्य किया, आपकी ही ऊर्जा खर्च हुई, आपकी कार्य करने में ऊर्जा खर्च हुई। वो ऊर्जा कहां चली गई? बाल्टी के अंदर चली गई। बाल्टी के अंदर, चूंकि बाल्टी अब ऊंचाई पर आप ले जाकर के रख दिए हो, तो आपकी ही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बाल्टी में स्टोर हो गई है। अब अगर ऊपर से कोई उस बाल्टी भर के पानी को नीचे फेंक दे, ऊपर से छत पे से कोई बाल्टी भर के पानी को नीचे फेंक दे, तो बाल्टी में क्या है? बहुत ज्यादा स्थितिज ऊर्जा थी पानी में। जैसे ही नीचे फेंकता है तो गुरुत्व के अधीन सारा पानी नीचे गिरता है और वो हमारी पूरी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में।
और पूरे का पूरा गतिज ऊर्जा फिर जैसे ही जमीन में कोई इंसान खड़ा होता है और तेजी से उसके ऊपर पानी गिरता है, लगता है यार सर पे चोट लग गई हो। क्यों? क्योंकि पानी जो आया था उसमें काफ़ी अधिक ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा कौन सी थी? उसकी जो पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा थी, गिरते गिरते गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई थी। और उसी गतिज ऊर्जा के साथ जब पानी गिरता है किसी के ऊपर भी या जमीन पर भी, तो प्रभाव डालता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है प्यारे बच्चे? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में खर्च होती है। आप कार्य करते हो, आपकी ऊर्जा किसी दूसरे में बदल जाती है, किसी दूसरे की ऊर्जा तीसरे में बदल जाती है। इस तरीके से ऊर्जा जो है हर एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है सब फिक्स है, ईश्वर ने सारी ऊर्जा फिक्स करके दे रखी है। एक कार्य करते हो तो वो कार्य किसी दूसरे रूप में मिल जाता है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि हम कहते हैं ना कि हमारी अच्छाई भी हमें इसी जन्म में मिलेगी, हमारी बुराई भी हमें इसी जन्म में मिलेगी, देखने को मिलेगी। इसीलिए अच्छे कर्म करते चलो, है ना। तो ये ऊर्जा ही है एक प्रकार से। आप अच्छे काम करते चलोगे तो अच्छा परिणाम मिलता जाएगा। कहीं नष्ट नहीं होता, आपके यहाँ कोई कार्य नष्ट होते हैं, आपके द्वारा किया गया कोई कार्य नष्ट नहीं होता है। वो किसी न किसी ऊर्जा के रूप में वापस दूसरी ऊर्जा में बदलता जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आवेश संरक्षण का नियम। अगर हम दो बॉडी के आवेशों की बात करें तो आवेश भी हमारा संरक्षित रहता है। जैसे कि एक उदाहरण इसमें दिया गया है, जब कांच की एक कोई अनावेशित यानी डिस्चार्ज छड़ को रेशम के अनावेशित कपड़े से रगड़ते हैं। मान लो एक कांच की छड़ है प्यारे बच्चे, और इसको आपने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। रगड़ने से पहले ये दोनों कैसे थे? न्यूट्रल थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब आप रगड़ते हो ना रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को, तो कांच की छड़, जो हमारी कांच की छड़ है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम वाले पे चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर आ गए, तो रेशम के कड़ पर मान लीजिए रेशम के कपड़े पर आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। अगर रेशम के कपड़े पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कांच की छड़ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से जो हमारी कांच की छड़ है वो हो जाएगी धनावेशित, और जो रेशम का कपड़ा है रगड़ने के कारण ये हो जाएगा ऋणावेशित। मतलब समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। जब आप कोई भी दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है। इससे जिस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। लेकिन यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन का नष्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन कभी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ वो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में ही जा रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, बस ट्रांसफर हो रहा है, बस नष्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है? जब कांच की अनावेशित छड़ को रेशम के अनावेशित कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर हो, यानी कि 0 हो जाए। अभी भी नेट चार्ज इसके ऊपर 0 ही रहता है। परेशान मत होना प्यारे बच्चे, क्लास 12th में पहला चैप्टर यही है। आप सभी को बहुत ही डिटेल से पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, तो ये चीजें आपको क्लास 12th के पहले चैप्टर में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, अभी तो बस इसका आपको छोटा सा यहाँ पे उदाहरण ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं कुछ साइंटिस्ट प्यारे साथी। कुछ साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या क्या खोजें करी, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैलीलियो की। तो गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने जड़त्व के नियम की खोज करी थी, और ये इटली के रहने वाले थे। इसी प्रकार से आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उत्प्लावकता के नियम की खोज करी थी, यूनान के रहने वाले थे। आइजैक न्यूटन गति के विषयक नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज करी थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अल्बर्ट आइंस्टीन मॉडर्न डे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। प्रकाश विद्युत नियम, अपेक्षिता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जर्मनी के रहने वाले थे, वही जर्मनी जहां पे हिटलर रहते थे। माइकल फराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की खोज करी थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे। हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत की खोज करी थी, इसे आप हम पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 10 कक्षा 12। ठीक है, तरंग सिद्धांत के अंदर हम इसे पढ़ेंगे भी। हॉलैंड के रहने वाले थे। जगदीश चंद्र बोस हमारे इंडिया के रहने वाले थे। अति लघु तरंगे माइक्रोवेव की खोज करी थी, इसी की सहायता से बाद में इंटरनेट वगैरह जो खोज हो पाया सब जगदीश चंद्र बोस को ही जाता है, इन्हीं को श्रेय जाता है। भारत के रहने वाले थे मैक्सवेल, इन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज करी थी, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज करी थी, और आपको पता है प्रोटॉन की भी खोज करी थी, है ना। इन्होंने क्या किया था, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे।
सत्येंद्रनाथ बोस क्वांटम सांख्यिकी की इन्होंने खोज करी, भारत के रहने वाले थे। डे ब्रॉगली द्रव्य के तरंग सिद्धांत की खोज करी, फ्रांस के रहने वाले थे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभी था पहला चैप्टर। अब आने वाली है पूरी फिजिक्स, और इससे स्ट्रॉन्ग कंटेंट, इससे क्वालिटी कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे पढ़ करके आप कक्षा 11 के ना सिर्फ अपने टॉपिक, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बल्कि अगर आप कल को नीट भी एग्जाम देना चाहेंगे तो बस आप इसी नोट को रिवाइज कर लीजिएगा, बस आपके नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों को। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको चैप्टर 1 भौतिक जगत कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी से अगले पार्ट में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।